हेलो बच्चों। मैं आप सभी का आरसी सर के चैनल पे वेलकम करता हूँ। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। ये असल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बेसिक है। अगर ये नहीं भी आता है तब भी आप क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, अगर आप इसको नहीं भी करोगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिस पे किए जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी टफ होती है। हालांकि अपने पास एक मेथड ऐसा है कि विदाउट कंस्ट्रेंट मोशन की हर प्रॉब्लम आप कर पाओगे, लेकिन वो आगे चैप्टर पे ही बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन की हमें नीड क्यों हुई है। ये आपको नीड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताया जाएगा। ये असल में क्लास 11th का टॉपिक है। तो हम यहाँ से सीरीज वाइज लेक्चर अपलोड करेंगे क्लास 11th के, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन। समझते हैं क्या कहानी है। कहानी इतनी सी है, मान लीजिए दिस इज बॉय, दिस इज बॉय, अच्छी बात है। तो असल में ये लड़का है, ठीक है। ये मान लीजिए दिस इज गर्ल। असल में हुआ क्या, इनकी जिंदगी में कुछ हुआ। तो असल में इस बॉय ने इस लड़की का हाथ पकड़ लिया, अच्छी बात है। तो अब लड़का ने, इस बॉय ने इस गर्ल का हाथ पकड़ा और उसके बाद ये जो बॉय है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मान लीजिए कुछ स्पीड से चलने लगा। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉय इस लड़की को खींच के ले जाए। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं कि इस गर्ल की क्या स्पीड रही होगी? इस गर्ल की क्या स्पीड रहेगी? इस बॉय ने इस लड़की को पकड़ा है तो जाहिर सी बात है जिस स्पीड से लड़का चल रहा होगा क्या उसी स्पीड से लड़की चल रही होगी? यस और नो? अगर लड़का 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, मान लीजिए अगर ये लड़का 2 कदम या दो कदम अगर आगे इधर बढ़ता है तो क्या इस लड़की को भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा? रीजन है क्योंकि लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया है तो लड़की कंस्ट्रेंड हो चुकी है क्योंकि उसने हाथ बहुत तरीके से पकड़ रहा है, एक तरह का कस के पकड़ लिया है। तो उसकी वजह से ये जो लड़की है ये क्या हो गई? ये कंस्ट्रेंट हो गई, ये मजबूर हो गई है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूर होना। तो ये लड़की क्या हो गई? मजबूर हो गई है। तो अगर ये लड़का 4 कदम बढ़ता है तो इस लड़की को भी 4 स्टेप चलना पड़ेगा। अगर ये लड़का 6 स्टेप चलता है तो इस लड़की को भी 6 स्टेप चलना पड़ेगा। समझ पाए? जैसे कि एक और एग्जांपल, जिससे मान लीजिए हमारे पास, अब इसी को हम ब्लॉक से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ए और ये मान लीजिए एक ब्लॉक है बी, ठीक है। यहां हमने रॉड लगा दी है। क्या लगा दी है? लोहे की रॉड है। किसकी रॉड है? लोहे की रॉड। ये मान लीजिए बी। अब इस ब्लॉक बी को अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स से, या मान लीजिए इस ब्लॉक की कुछ स्पीड है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये 4 मीटर चल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ब्लॉक बी की 4 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, क्योंकि ब्लॉक ए कनेक्ट है इससे, रिजिड है, वो कंस्ट्रेंट है, बंधा हुआ है। अगर ब्लॉक बी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो ब्लॉक ए भी किस स्पीड से चलेगा? 4 मीटर पर सेकंड। तो आप समझ पा रहे हो कंस्ट्रेंट मोशन है क्या? कंस्ट्रेंट मोशन में आप एक चीज देख पा रहे हो, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरीके से, लोहे की रॉड है। एक बात बताइए, अगर ब्लॉक बी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो एक बात बताइए, क्या ये जो लोहे की रॉड है इसकी भी जो स्पीड रही होगी क्या वो इस डायरेक्शन में रही होगी? 4 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट की स्पीड। क्या लोहे के इस पॉइंट की अगर बात करूं तो इस पॉइंट की भी स्पीड क्या इसी डायरेक्शन में रही होगी? क्योंकि ब्लॉक भी शिफ्ट इधर ही तो हो रहा है। तो मान लीजिए इसकी भी स्पीड कितनी रही होगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो इस वजह से ब्लॉक ए, अब इस पॉइंट की स्पीड की बात करें वो भी कितनी रही हुई? 4 मीटर पर सेकंड। यस और नो? तो आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पर इस ब्लॉक को आपको कुछ स्पीड दे रखी थी, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, तो इस रॉड के हर पॉइंट की स्पीड वो भी इसी डायरेक्शन में कितनी रही होगी? 4 मीटर पर सेकंड।
अगर ये, लेकिन याद हमें ये रखना है, ये जो रॉड है ये रॉड रिजिड है। ऐसा ना हो कि रॉड कंप्रेस ना होने लग जाए, कंप्रेस होने लग जाएगी तो स्पीड वेरी कर जाएगी। बट रॉड क्या है, रिजिड है। रिजिड समझते हो ना, दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती। बात सुना रही है ना, लोहे की रॉड ऐसा नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगी कि रबड़ की तरह ये कंप्रेस हो जाए, इलोंगेट कर लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार है, क्या है, कार, क्या है, कार। और ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्रक है, क्या है, ट्रक। अब एक्चुअल में मान लीजिए एक और एग्जांपल है कंस्ट्रेंट मोशन का, जिससे आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा। मान लीजिए ट्रक जा रहा है 10 मीटर, मान लीजिए ट्रक जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब सड़क है, सड़क में ट्रक पूरा मतलब ये जो ट्रक है पूरे रोड को कवर करते हुए चल रहा है और रास्ता है नहीं है। अब कार इसके पीछे से आ रही है, कार इस ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है, कार इस ट्रक को क्या करना चाहती है, ओवरटेक। जब भी हम किसी को ओवरटेक करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी स्पीड सामने वाली स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम ओवरटेक कर पाएंगे। अब 100 है तो मान लीजिए 100 से ज़्यादा तो होनी चाहिए, तभी ये कार इसको क्या कर पाएगी, ओवरटेक कर पाएगी, अदरवाइज ये इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगी। बात सुन आ रही है, ओवरटेक करने के लिए पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक्शन में हो क्या रहा है, अब ये ट्रक के पीछे चलेगी। अब अगर रोड होता तो ये ओवरटेक कर लेती, बट रोड तो है नहीं, तो अगर इसकी स्पीड 100 है तो इसकी भी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर पर सेकेंड। बात सुना रही है, कितनी होनी चाहिए, 100, क्योंकि ये कार इसके आगे मजबूर है। अगर ये कार 100 से चल रही है, सॉरी, अगर ये ट्रक 100 से चल रहा है तो इस कार को भी 100 से चलना पड़ेगा। ये क्या है, मजबूरी है, क्या है, मजबूरी है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए दिस इज पुली और ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये भी मान लीजिए एक ब्लॉक है। एक बात बताइए, अगर मैंने इस ब्लॉक को, इस वाले ब्लॉक को, ए को, बी को, अगर मैंने इसको 4 मीटर नीचे ले गया, अगर मैंने इस ब्लॉक को 4 मीटर नीचे शिफ्ट किया, अगर मैंने इस ब्लॉक को 4 मीटर नीचे शिफ्ट किया तो ये ब्लॉक बी कितना शिफ्ट होगा, सर ये 4 मीटर ऊपर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये नीचे जा रहा होगा तो कंस्ट्रेंट के कारण ये किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। यस और नो, बात सुना रही है? तो आप कंस्ट्रेंट मोशन में एक चीज समझ पा रहे हो कि सर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रेस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि कुल मिलाकर कंस्ट्रेंट होता है, उसकी मजबूरी होती है, अगर वो नहीं भी चलना चाहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि एक पार्टिकल क्या होता है, मोशन में होता है। समझ पा रहे हो, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कंस्ट्रेंट मोशन की, तो मैं आपको बता देता हूं। कंस्ट्रेंट मोशन में यही हमने सीखा कि सर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रेस्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, कंस्ट्रेंट होता है मोशन करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। कुछ एग्जांपल्स थे, आप लिख भी सकते हो। कंस्ट्रेंट मोशन, one particle is restricted to do a particle motion, this is called constraint motion, this is called constraint motion। क्या है भाई, एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू डू पार्टिकल मोशन, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। यानी दूसरा पार्टिकल अगर मोशन नहीं भी करना चाहेगा, अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो वो उसकी मजबूरी होगी। कंस्ट्रेंट का सीधा मतलब क्या है, मजबूरी, और इस मजबूरी का हम उठाएंगे फायदा। देखिए
ये डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपने लिख लिया देन बेटर। देखिए अब एक्चुअल में मैंने एक वर्ड का यूज किया था रिजिड बॉडी, मैं उसका मतलब बताता हूं। एक मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये मान लीजिए दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये मान लीजिए ब्लॉक बी है। अब एक्शन में हो क्या रहा है, मान लीजिए यहां पर इसके 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये मान लीजिए पॉइंट 1 और ये पॉइंट ले लिए पॉइंट 2, राइट। और इससे एक रॉड कनेक्ट है, और रॉड मैंने बोला है रिजिड रॉड है। कैसी रॉड है? रिजिड रॉड है। यहां मान लीजिए पॉइंट ले लिया मैंने x और यहां मान लीजिए पॉइंट ले लिया y, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये कुछ टाइम बाद मान लो यहां पर कुछ वेलोसिटी दी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कुछ टाइम बाद यही रॉड आगे शिफ्ट होके यहां कहीं आ गई, ये है, और मान लीजिए ये रॉड कुछ टाइम बाद यहां आ गई। एक बात बताइए, रॉड पर जो पॉइंट जो रहा होगा ये x, वो यहां आ गया होगा, और जो y वाला जो पॉइंट रहा होगा वो यहां कहीं आ गया होगा। तो मैंने ये बताया था कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी का ये मतलब होता है कि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कांस्टेंट रहती है। 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कांस्टेंट रहती है, उसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है। अब एक बात और है, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी एक्स वाले की, राइट। देखो जितना डिस्टेंस x ने ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस y ने ट्रेवल किया होगा। सर क्या बोल रहे? देखो ये पहले y कहां था, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है, राइट। x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए x ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया सर, तो y ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये y है, तो y ने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। समझ पा रहे हो? 2 पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है। समझ पा रहे हो? यहाँ थोड़ी सी छोटी रॉड लग रही है, यहाँ थोड़ी सी बड़ी है, रियल में थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, बट रॉड ये वही है, अलग नहीं है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर ये रिजिड रॉड नहीं होती, कुछ इस तरीके की रॉड हो प्लास्टिक की, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, तो डिस्टेंस मैटर कर जाएगी। समझ पा रहे? तो हम इसीलिए ज़्यादातर हम लोहे की रॉड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर जो भी रॉड लेंगे, वो जो रॉड लेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ही मैं बता दूंगा, डू नॉट वरी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, we will take rigid body। ये स्पेशली ये रॉड के लिए बोला गया है, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ज्यादातर रॉड होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, स्ट्रिंग will be considered massless। जो स्ट्रिंग को लिया जाएगा वो मासलेस स्ट्रिंग को लिया जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, इसका क्या मतलब है? अच्छा, स्ट्रिंग मासलेस का मतलब है कि स्ट्रिंग का मास कितना लेंगे हम, 0 लेंगे। ये आपको आगे चल के पता चलेगा
कि अगर स्ट्रिंग का मास अगर हम 0 मान के चलते हैं तो जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो हर पॉइंट पर सेम होती है। ये मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस बात को प्रूव भी करूंगा। दूसरी बात क्या है, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे, जैसे कि रॉड थी, रॉड हमारी रिजिड थी, बिल्कुल स्ट्रिंग उसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग की लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो स्ट्रिंग को हम एक तरह का रिजिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रिजिड। तो स्ट्रिंग के लिए एक अलग तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का ये मतलब होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए स्ट्रिंग? इनएक्सटेंसिबल। अच्छा, जो हम पुली लेंगे, इस पुली से एक स्ट्रिंग रैप होती है, इस पुली से एक स्ट्रिंग रैप होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि बिना फ्रिक्शन के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना फ्रिक्शन के कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं। समझ पा रहे हैं? रियलिटी पर तो हम बाद में जाते हैं, पहले तो एक एक्चुअल में हम विजुलाइज करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रियल में नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है रियल में बिना फ्रिक्शन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये स्ट्रिंग, तो होगा क्या, स्ट्रिंग क्या करती है, इस पुली पर स्लाइड करती है, स्ट्रिंग स्लाइड करती है, न कि पुली नहीं घूमेगी। पुली जब घूम सकती थी जब स्ट्रिंग और पुली के बीच फ्रिक्शन होता, तो पुली भी घूमती, लेकिन यहाँ पर पुली नहीं घूमेगी। जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुली घूमती है, पुली का मोशन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात है, पुली को कैसा लिया जाएगा? पुली विल बी कंसिडर्ड frictionless and massless। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए, कंस्ट्रेंट वन क्या है? कंस्ट्रेंट वन, तो हम पहला कंस्ट्रेंट पढ़ने जा रहे हैं। सुनिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है कुछ इस तरीके का, और ये ब्लॉक ए, और ये मान लीजिए ब्लॉक बी। हुआ क्या, सुनिए, अगर मैं ब्लॉक ए को, मान लीजिए अगर मैं इस ब्लॉक ए को अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा, तो एक बात बताइए, क्या ब्लॉक बी शिफ्ट होगा? अगर ब्लॉक ए को अगर मैं 2 मीटर शिफ्ट करता हूं, क्या ब्लॉक बी को भी 2 मीटर शिफ्ट होना पड़ेगा? क्योंकि ब्लॉक ए ब्लॉक बी से अटैच है। अगर मैं धक्का इसको लगाऊंगा तो ये अपने आप जाएगा, क्योंकि ये कांटेक्ट है। आपको आगे चले के पता चलेगा, ये कांटेक्ट फोर्स की वजह से ब्लॉक बी शिफ्ट होगा। ब्लॉक ए, मान लीजिए ब्लॉक ए एक्स शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ? एक्स शिफ्ट हुआ, तो ब्लॉक बी को भी कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? ज्यादा हो गया ये तो। इस ब्लॉक बी को भी एक्स शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर मैं ब्लॉक ए को एक्स शिफ्ट करूंगा तो ब्लॉक बी भी कितना शिफ्ट होगा? एक्स शिफ्ट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, जो एक्स ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर मैं इसे 2 मीटर शिफ्ट करूंगा तो ब्लॉक बी को भी कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? 2 मीटर। तो मैं ये बोल सकता हूं एक्स ए बराबर एक्स बी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी। आपको पता होगा
पोजीशन का टाइम के साथ जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो वेलोसिटी आता है, और ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी ए बराबर वी पी। यस और नो, पास में आ रही है। ऐसे अगर आपने इसका भी डिफरेंशिएशन किया, डी वी ए अपॉन डी टी इजिकल टू डी वी बी अपॉन डी टी, तो ये आपका आ गया एक्सीलरेशन ऑफ ए इजिकल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी। ओके, ये था आपका कंस्ट्रेंट 1। इसकी हम प्रॉब्लम्स कुछ टाइम में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ।